में अधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के साथ मैं रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का गुफ्तगू विद रसल में। आज मेरे साथ बहराइच जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान केडीसी डिग्री कॉलेज के रसायन विज्ञान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर विवेक दीक्षित जी उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं सर का अपने इस गुफ्तगू में। सर के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि सर 2001 से उच्च शिक्षा में लगातार अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, एक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में। उससे पहले सर का लगातार 30 वर्षों तक एक लंबा जुड़ाव रहा है, 1990 से लेकर 2021 तक, जबकि उन्होंने उच्च शिक्षा में कार्य किया है और एक लंबा अनुभव सर का है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, रसायन विज्ञान एक ऐसा विषय जो अपने आप में कहा जाता है हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफाई, एक ऐसे विषय में सर ने महारत हासिल की है। इसलिए मैं सर का अपने हृदय की गहराइयों से बहुत साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि इस कठिन विषय में एक प्रमुख प्रहरी के रूप में सर कार्य कर रहे हैं। स्वागत सर एक बार फिर आपका। धन्यवाद सर। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन में आने का मन कब से आपका रहा, कि कब आपने विचार बनाया, या फिर ऐसे जीवन का रास्ता आप तय करते रहे और खुद जिंदगी लेकर के यहाँ तक आ गए? नहीं, हमारे पिताजी श्री R.K. दीक्षित जी सीतापुर आई हॉस्पिटल में काफ़ी समय से कार्यरत थे और उनके कार्य को मैं देखता था कि वो सुबह 8 बजे अस्पताल जाते थे और रात में 12 बजे आते थे। तो मेरे मन में शुरू से बन गया कि मुझको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, क्योंकि इतनी व्यस्तता देखी कि वो हम लोगों को ही समय नहीं दे पाते थे। का प्यार आपने बहुत मिस किया तो हमने ये सोचा कि हमको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, जो मेरा पहला मिशन था कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। तो उसी चीज़ पे मैं आगे बढ़ा। मैंने BSc किया, MSc किया, रिसर्च किया और उसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वहीं से फिर दूसरा रास्ता शुरू हो गया, उस शिक्षा में हम पहुंच गए। और आज आप प्रोफेसर हैं। जी जी जी। तो फिर आप वैज्ञानिक के करीब हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक आज आप पैदा कर चुके होंगे, हमको पूर्ण विश्वास है जिस हिसाब से आपका कार्य रहता है और जिस प्रकार से आपकी ख्याति है कि आप बहुत सारे साइंटिस्ट अब इस समय पैदा कर चुके होंगे जो इस समय अच्छे इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहे हैं। एक का नाम भी हम लेना चाहेंगे, देवेंद्र द्विवेदी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, इस समय बार्क में साइंटिस्ट हैं। और जी, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बार्क का विजिट किया तो उनको भ्रमण कराने वाले साइंटिस्ट की टीम में देवेंद्र द्विवेदी जी भी शामिल रहे। बार्क के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, कितनी बड़ी संस्था है। वहाँ पर जाना एक व्यक्ति के लिए सपने जैसा होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसे एक बात और मैं जानना चाहूँगा सर, ये आपका बहराइच जी शिक्षा की जब बात करते हैं, 75 जिले उत्तर प्रदेश की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका नीचे से दूसरा पायदान 2011 जनगणना में जो जनसंख्यिकीय आंकड़े आए हैं जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाती है। तो सर इस क्षेत्र में एक अच्छी प्रतिभा को खोजना, उसको तराशना, उसको उस मुकाम तक ले जाना जहाँ की वो हकदार है, ये कितना कठिन कार्य होता है? ये काफ़ी कठिन कार्य है। आपको मैं ये बताऊंगा कि जब हमारे पास BSc में छात्र आता है और उसको हम थर्मामीटर देते हैं, तो वो थर्मामीटर को भी जो है पारा वाला जो जगह है उसको नीचे रखने के बजाय ऊपर रख देता है और हमसे कहता है कि इसमें तो टेम्परेचर आगे राइज ही नहीं कर रहा है। उस स्थिति के बच्चे हम लोगों को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे वैसे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे उसी स्थिति के आते हैं। मान लीजिए मोर देन 75। हाँ, मोर देन 75% बच्चे तो ऐसे ही आते हैं। केमिस्ट्री को लिखना भी हाँ, केमिस्ट्री को लिखना भी नहीं जानते हैं, वो कार्बन की वैलेंसी भी नहीं बता पाते हैं। और वो आज इतने पारंगत में पढ़ाई जाती है। हाँ, जो इतने पारंगत हो गए हैं कि हमें नहीं लगता है कि देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में और किसी भी जगह पर हमारा किसान PG कॉलेज बहराइच का छात्र नाम रोशन ना कर रहा हो। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जानकारी के लिए कि NAAC द्वारा जो अपग्रेडेशन किया जाता है, जो क्रेडिट जारी की जाती है, रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें KDC डिग्री कॉलेज अवध विश्वविद्यालय का नंबर 1 है। हाँ, अवध विश्वविद्यालय का नंबर 1 कॉलेज है और NAAC से A ग्रेड प्राप्त है, जबकि हमारा विश्वविद्यालय का NAAC का मूल्यांकन अभी कुछ समय पहले हुआ है, उसको B ग्रेड मिला है। तो एक B ग्रेड यूनिवर्सिटी का A ग्रेड कॉलेज। तो ये सर आप लोगों की मेहनत का प्रतिफल है, जिसकी वजह से आप लोग इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये हमारे मैनेजमेंट की दूरदर्शिता है
जिसके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। सर आपके प्राचार्य के बारे में मैंने सुना है कि काफ़ी लेबोरियस और काफ़ी एक्टिव, बहुत ही मतलब नवोन्मेषी व्यक्ति हैं, तो मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ बताएं। एक एज ए लीडर, एज ए नेतृत्वकर्ता उनका किस प्रकार सहयोग रहा? हम लोगों का पूरा जो महाविद्यालय है वो हमारे पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉक्टर SP सिंह जी के नेतृत्व में कार्य करता है। और उन्होंने एक ही चीज़ सिखा रखी है कि बच्चों के हित के लिए हमको सर्वस्व देना है, कुछ भी करना है, और कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उसको कर डालना है। तो उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं। इस वर्ष से हम लोगों को नए प्राचार्य मिले हैं, डॉक्टर विनय सक्सेना, जो IIT के पढ़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे गणितज्ञ हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये तो मेरिट्स हो गई, बहराइच जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर सबकी नज़र नहीं जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, या चुनौतियाँ क्या आप फेस करते हैं? जो एज ए स्टूडेंट की बात तो आपने करी थी, एज ए टीचर मतलब एक जो आपको अवेलेबिलिटी चाहिए प्रयोगशाला में, जो जिस प्रकार के आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये बच्चों को हाईटेक लेबोरेटरी की तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विज्ञान होता है ना, वो प्रयोग करके सीखो वाला विषय होता है। जी। तो इन चीज़ों से क्या चुनौती होती है, बजट संबंधी या फिर अन्य सुविधाओं संबंधी? नहीं, जहाँ तक बजट का प्रश्न है तो पूरी तरह से सरकार के हाथ में और मैनेजमेंट के हाथ में रहता है। और हमको अपने रसायन विज्ञान में कभी भी बजट की कमी नहीं आई। मतलब जो चीज़ें आपको जो चीज़ें हमने डिमांड करी, हमारे प्रबंध तंत्र ने उसे हमको मुहैया कराया, और हम बच्चों को कोई भी केमिकल और कोई भी एपरेटस देने में सक्षम है। मतलब जो एक रेगुलर एक्सपेरिमेंट का कार्य होता है प्रयोगशाला, हाँ वो संभव है। हाँ, तरह के केमिकल्स को खुद करके वो देख, हाँ वो देख ले, बिल्कुल कार्य कर रहा है, किस प्रकार सोडियम। बस ये है कि रिसर्च की सुविधाएं हम कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन हमारे BSc और MSc के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए विदिन 24 आवर्स कोई नीड होती है, हम लोग तुरंत उसको अवेलेबल कराते हैं। रसायन विज्ञान में एक ये भी समस्या मैंने अपने जीवन में देखी है कि आपके यहाँ जो केमिकल यूज होते हैं, जैसे आप फिजिक्स में चले जाइए, वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट को आप कई सालों तक चला सकते हैं। जी। लेकिन केमिस्ट्री में जो रिएजेंट यूज होते हैं, जो केमिकल्स यूज होते हैं, वो खत्म होते रहते हैं। तो उनको लेकर के मेरा प्रश्न था कि कोई उसमें भी नहीं, कोई समस्या नहीं। हमारे महाविद्यालय में कोई समस्या नहीं है, और जगहों के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जरूरत नहीं सर। रिसर्च का जो विषय अगर जैसे आपने उठाया, तो आपके अंदर जो बच्चे PhD करने की क्षमता या फिर इस प्रकार के फैसिलिटी जहाँ पर हैं कि आप अपने कुछ डॉक्टरेट बच्चों को पैदा करें, जो मतलब PhD करें आपके अंडर में? अब हमसे पहले जो HOD रहे यहाँ पे, उनके अंडर में कुछ बच्चों ने PhD की, लेकिन वो PhD भी अदर यूनिवर्सिटी से की। नाम उनका जरूर यहाँ पे इनरोल्ड रहा, लेकिन कार्य उन्होंने अन्य जगह पे किया। हमने फिलहाल ऐसा पसंद नहीं किया। जब भी हमारे यहाँ पे सुविधाएं होंगी तो उस समय हम रिसर्च का काम शुरू करेंगे। पेपर जरूर हमने पिछले 1 साल में इस लॉकडाउन के समय पर 3 इंटरनेशनल पेपर हमने पब्लिश किए, और जो कि अंडरग्राउंड वाटर एनालिसिस से संबंधित थे। अंडरग्राउंड वाटर एनालिसिस पे सैंपल हमने कलेक्ट किए और CDRI लखनऊ से एनालिसिस कराई, और उस पे हमारे पेपर पब्लिश हुए। किस विषय से जुड़े हुए हैं? अंडरग्राउंड वाटर की एनालिसिस की, भूगर्भ जल की जी स्टेटस वगैरह विभिन्न जो एरियाज हैं बहराइच के, जिसमें KDC भी शामिल है सभी जगहों पर। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर निकल भी आई, जैसे हमको पता चला कि TDS मैक्सिमम 550 से ज़्यादा बहराइच में कहीं भी नहीं है। तो और WHO की रिकमेंडेशन 550 तक के पानी को पीने की इजाज़त देती है। अच्छा, यहाँ की पानी को लेकर समस्या होती है कि उसमें बहुत सारे हमने अनुभव किया, महिपुरवा में हम 1 साल एज ए टीचर रहे हैं, तो पानी बाल्टी में रखने में बाल्टी पीलापन आ जाता है। कुछ उसमें आर्सेनिक की दिक्कत आई है, कुछ हमको लेड की ज़्यादा चीज़ें आई हैं। जी। और E. coli भी पाया गया है, बैक्टीरिया भी हमने एनालिसिस में अपने पाया है। तो E. coli तो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये मतलब लाभदायक बैक्टीरिया है कि हानिकारक बैक्टीरिया है? कुछ तो लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। अच्छा सर, इससे जुड़ी एक बात कि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, तो उसमें कुछ सुझाव दिए होंगे कि यह कार्य करके हम जो लेड या आर्सेनिक की समस्याएं हैं वह बहराइच जैसे स्थलों पर उसको कम करके पानी को ऐसा बनाए कि लोग आसानी से उनका नहीं, इस संबंध में नहीं था। हमारा था कि एनालिसिस में है क्या, मतलब वजह क्या है और मतलब उसमें समस्याएं क्या हैं? हाँ, सब समाधान पे नहीं है। तो समाधान के भी उम्मीद करेंगे सर जल्दी लेकर के आएंगे, क्योंकि समाधान बहुत जरूरी होती है। पहले समस्या का पता चले, फिर समाधान का। अच्छा सर, एक बात बताएं, शिक्षा की हमने बात की, तो ये
सर के बारे में बताना चाहूँगा। दीक्षित जी एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति है। ये कई प्रकार के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सोशल वर्क में इस प्रकार से लगातार लगे हुए रहते हैं। तो मैं उन पहलुओं को भी छूने का प्रयास करूँगा सर के जीवन से जुड़े हुए, कि सर आप हालांकि अरुण मिश्रा जी के माध्यम से आपसे मिलना हुआ। अरुण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। सर ये आप जो परशुराम चौक का एक कॉन्सेप्ट लेकर आपकी संस्था आई हुई है, उसके बारे में चाहे मैं दर्शकों को जागरूक करें और थोड़ा बताएं उससे कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे सबको मालूम है कि बहराइच शहर में पार्कों की बहुत कमी है, ये तो मैंने देखा, सफाई की बहुत कमी है, जल भराव की समस्या है। तो जिन चीज़ों से हम नहीं निपट सकते हैं, जैसे जल भराव शासन से संबंधित ही है, सफाई का कार्य नगर पालिका को ही करना है, लेकिन हमने ये देखा कि अगर हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर ले जाएं तो वो हमारे बस में है। तो यही विचार हम लोगों के मन में आया कि बहराइच के किसी एक चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाए मॉडल के रूप में। हाँ, और हमने उसमें डीएम तिराहे को चुना और नगर पालिका से मांगा कि सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों को दिया जाए। उसने हमको दिया और हमने जन सहभागिता के आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर लोगों से सहयोग मांगकर उसका कार्य शुरू किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। इस स्ट्रक्चर को हम सभी सनातनी प्रतीकों से सजाने का हमारा जो है योजना है, और हम चाहते हैं कि जल्दी ही एक भव्य और सुंदर चौक हम बहराइच वासियों को दे सकें एज ए गिफ्ट। एज ए गिफ्ट। और सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप शिक्षक या प्राध्यापक या प्रोफेसर हैं रसायन विज्ञान के, और आपके सर पे लगा हुआ है जो ये प्रतीक है सनातन धर्म का एक, तो आप आस्था का रास्ता और विज्ञान का जो बताया हुआ मार्ग है, उन दोनों के भी सामंजस्य कैसे बैठाते? किस प्रकार से? केमिस्ट्री तो कोर नास्तिक विषय माना जाता है, जीव विज्ञान में थोड़ा आस्तिकता नजर भी आती है, लेकिन आपका रसायन विज्ञान तो कोर नास्तिक विषय। तो इन बीच से सामंजस्य बैठाना कितना आसान कठिन आपके लिए होता है सर? अब जहाँ तक हमारे अपने जीवन का प्रश्न हम कहेंगे कि हमारे पिताजी एक छोटी सी नौकरी में रहे और रिटायरमेंट के समय हमें कोई शर्म नहीं है, उनको 5,000 रुपये वेतन मिलते थे। हम 4 भाई बहन थे और रिटायरमेंट के समय ना तो उनके पास पेंशन थी, ना मकान था, ना ज़मीन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हम चारों भाई बहन अच्छी नौकरी में पहुंच गए। रिटायरमेंट के बाद 22 साल वो रहे। इसी वर्ष उनका दुखद निधन हुआ। उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत किया, कोई कमी उनको कभी नहीं हुई। और हम सभी लोग, बुढ़ापा उनको, हाँ, और हम सभी लोग जो है आगे बढ़े, जो है सभी चारों भाई बहन, हमारे दोनों बहनें और भाई हमारे अच्छी जगहों पर पोस्टेड हैं। तो पापा के पास बस एक ही चीज़ थी कि वो कठोर श्रम करते थे। 8 बजे दिन से 12 बजे रात तक 3 लोगों का कार्य करते थे। उनके जाने के बाद उस अस्पताल में उस जगह पर 3 आदमी रखे गए। एक पोस्ट मतलब एक पोस्ट जो वो काम संभालते थे, उस काम को 3 लोगों को दिया गया। लेकिन एक चीज़ जो पापा से हमने सीखी कि वो सुबह 4 से 7 बजे तक लगातार पूजा करते थे, और उनका ऐसा मानना था कि भगवान श्री राम ने उनको दर्शन भी दिया है। ये संस्कार से आए हुए, हाँ, तो ये उनको, हाँ, आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद है। तो हमें तो लगता है कि उनका पूजा पाठ और उनका ही समाज सेवा के प्रति रुझान, वही सब हमारे अंदर आया, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो हमारा धर्म और अपने सनातन धर्म और समाज सेवा के ऊपर अटूट विश्वास है। वो कभी भी, हमें नहीं लगता है कि विज्ञान और धर्म में कोई विरोधाभास है। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। विज्ञान भी हमें कहता है कि प्रयोग करके सीखो, और धर्म भी हमें कहता है कि जब हमने प्रयोग करके सीखा उसी पे चल रहे हैं। कही जाती है कि आस्था में प्रश्न नहीं, आस्था में शंका नहीं। तो किसी आस्था में आप विश्वास करिए, प्रयोग करिए, यही तरीके का थोड़ा विरोधाभास। विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, हम उनको अलग नहीं मानते हैं, और दोनों के मूल सिद्धांत भी एक जैसे ही हैं। सही बोलना, दोनों में कहा गया कि सत्य बोलना है, और विज्ञान भी तो कहीं न कहीं सत्य की खोज के लिए ही, सत्य की खोज के लिए विज्ञान भी। आपकी बात पूरी तरह से, क्या है सही, क्या है। जी। अच्छा सर, ये चीज़ मैं, आप धर्म की बात चल रही है तो पूछना चाहूँगा, ये सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है, ये दोनों को आप पर्यायवाची मानते हैं, दोनों अलग आइडेंटिटीज हैं?
नहीं, हमारे हिसाब से सनातन धर्म जो है हमारा शुद्ध रूप है, और हिंदू धर्म में कुछ चीज़ें उसमें बाद में भी जोड़ दी गई हैं। तो हमारा विशुद्ध रूप से हमको सनातनी ही होना चाहिए। तो आपका विश्वास सनातन धर्म है। सनातन तो एक है। सनातन धर्म के अनुयायी के बारे में आप दो चार बातें इस तरीके से बताएं, जिस तरीके देश में पॉलिटिक्स में बहुत तेज चल रही है इसको लेकर के, हिंदुत्व। तो आप इसमें सनातन नाम से जो उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आपके समझ से एक सनातनी को कैसा होना चाहिए जो कि इसके अंदर सामंजस्य हो समाज और सनातन के बीच? अब जैसे हमारे सनातन प्रतीक ही हैं, जी जी, तो 5 प्रतीक जैसे हैं, तो उनमें 5 में हमको कम से कम ना 5 कर सके तो जो कर सकें वही करना चाहिए। जी जी, और अंधविश्वासों को नहीं मानना चाहिए पूरी तरह से। जी जी, और जिस तरह के जो बाबा लोग आ जाते हैं बहुत से, उनके ऊपर भी हमारी श्रद्धा नहीं रहती किसी तरह की। जो आडंबर और ढोंग की बात करें या अंधविश्वास की बात करें, वो सब गलत है। जी जी, लेकिन हमको अपने सनातन प्रतीकों का तो जो है जरूर प्रयोग करना। सनातन प्रतीक हैं उनके प्रति आप श्रद्धा रखिए और अपने मन में ईश्वर के प्रति निष्ठा रखिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चीजें आपकी ठीक हो। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जैसे जो चीज़ें हम कहते हैं उनको करना भी चाहिए। जैसे वर्कशिप, हाँ, केमिस्ट्री के प्राध्यापक हैं तो आपका वर्क भी एक पूजा ही। हाँ, अब जैसे हम किताब में लिखा हुआ कि हमें सत्य बोलना चाहिए, तो वो पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको जो है उनको आचरण में उतारना भी होगा। ऐसे थोड़ा दोबारा हम अपने शिक्षा विषय पर ही आते हैं जी। ये लॉकडाउन 1 साल का जो समय बीता, जी। एक लंबा अंतराल था, इस बीच जो इतना कठिन विषय केमिस्ट्री रहा है, उसमें बच्चे जो अलग हो गए अध्ययन अध्यापन से, तो उनको आप जोड़ने के लिए आप क्या चाह रहे हैं? क्या ऐसा इनोवेशन आपने किया कि बच्चे एक बार फिर से अपने विषय में वापस आए? जैसे ये जो लॉकडाउन हुआ, जी जी, इसको मैंने एक अवसर मान लिया, जी जी, और इस समय पर हमने व्यक्तिगत रूप से 65 वेबिनार्स में हिस्सा लिया, जी जी, 3 पेपर पब्लिश किए, जी, और डॉक्टर विवेक दीक्षित के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हम लगातार बच्चों से जुड़े रहे। और लॉकडाउन भर तो पर डे हम शाम को कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों के साथ लाइव जुड़े रहते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते थे और उनको जो है मोटिवेट करते रहते थे। मतलब भरसक प्रयास था कि बच्चों की पढ़ाई में अवरुद्धता ना हो। और हमें तो लगता है कि लॉकडाउन को मिला लें जी जी, तो इस बार ज़्यादा पढ़ाई हुई है। कभी भी हमने डिग्री कॉलेज में मार्च में हमने पढ़ाया ही नहीं है। जनवरी तक पढ़ाई होती थी, फरवरी में प्रैक्टिकल्स, मार्च में एग्जाम, और इस समय हमारे मार्च में भी क्लासेस चल रहे हैं। ये तो बहुत अद्भुत बात है। और सबसे बड़ी बात यूट्यूब में ये प्लस पॉइंट है कि जब बच्चा अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय के अनुसार इसको देख सकता है, और जो समस्या हो आपके कमेंट के माध्यम से आपसे या फिर मोबाइल नंबर आपने उपलब्ध कराया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा, उसके माध्यम से आपके सामने रख सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने शुरू में कहा था कि रसायन विज्ञान प्रयोग का विषय है, तो हमने जब लॉकडाउन के समय ही हम कॉलेज जाते थे, हमारा लैब का स्टाफ आता था, हम लोग प्रैक्टिकल्स करते थे, प्रैक्टिकल्स को रिकॉर्ड करते थे और बच्चों को भेज देते थे। बहुत प्रैक्टिकल्स भी हमने किए उसमें प्रैक्टिकल भी रिकॉर्डेड है। पूरे समाज के लिए एक मैसेज है, पूरे शिक्षक समाज के लिए, जो लोग आज सवाल उठाते हैं कि शिक्षा कार्य नहीं कर रहा है, चाहे वो बेसिक से हो, चाहे वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय। अब इस पे भी हम एक चीज़ आपको कहने देना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों को 24 छुट्टियां वर्किंग मिलती हैं, और जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, हमारी 60 जो पीएल हैं अभी तक बनी हुई हैं, और 4 या 5 छुट्टी से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं पूरे साल भर। और इवन 103 बुखार तक हमने जो है क्लास ली है। और एक दिन हम क्लास से लौट रहे थे तो हमारे एक मित्र रमेश गुप्ता जी हैं, वो अखबार में संपादक हैं, अपना अखबार उनका है, उन्होंने हमारा हाथ छुआ, बोले सर आपके तो तेज़ बुखार है। तो हमने कहा अभी इतना तेज़ नहीं कि हम विद्यालय से छुट्टी ले लें। तो 10 से 3 जो कॉलेज का समय है वो पूरा कॉलेज को जाता है। I have no any word to say something about और you. 3 से रात में 9 बजे तक हमारे समाज का समय है, वो मैं समाज के साथ रहता हूँ। ये समाज कार्य में किस प्रकार की गतिविधियां आप करते हैं? अब सामाजिक कार्य में जैसे लॉकडाउन के समय पर हमने जो मंदिर के पुजारी लोग थे, क्योंकि मंदिरों में लोगों का जाना बंद हो गया था, तो उनको एक अपने नंबर दे रखा था, टोल फ्री नंबर, और उस नंबर पे वो फ़ोन करते थे और हम उनको राशन की व्यवस्था कराते थे। इसी तरह से जो कोरोना पेशेंट थे उनके घरों पे भी हमारी टीमें जाती थी और उनको जो भी आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ण करते थे। इसके अलावा जो हम लोगों का जाड़े का समय था, कंबल वितरण का कार्यक्रम,
उसके बाद में हम लोगों के अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम, उसके बाद पॉलीथीन के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर बहराइच में जल भराव के खिलाफ हमने पूरे बहराइच जनपद में एक आंदोलन चलाया और करीब 501 लोगों से हस्ताक्षर करा के एक पत्र जो है बहराइच की विधायक के माध्यम से नगर विकास मंत्री को प्रेषित किया। बहराइच को रेल लाइन से जरवल से जोड़ने के लिए इस अभियान में हम लोग सक्रिय हैं। जरूरी, क्योंकि मैं कैसरगंज में रहता हूं, तो ये बहुत ही और हमारे हिसाब से अगर एक बहराइच की बड़ी समस्या बहराइच के पिछड़ेपन की है तो ये है कि बहराइच का लखनऊ से रेल मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है और बस से भी हम लोग जुड़े हैं। तो सर अगर वाकई देखा जाए, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कि जिस प्रकार से एनसीआर का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, उधर सोनीपत, पानीपत लेकर के, ये भी तो आपको एनसीआर में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एनसीआर में आना चाहिए, बिल्कुल स्टेट एनसीआर में आना चाहिए। दूरी कुछ नहीं, 120 किलोमीटर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कनेक्टिविटी है सर, इसके लिए मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों से, हम लोगों ने और कई ग्रुप्स के सहयोग से इस मांग को कई जगह उठाया है कि बहराइच को रेल मार्ग से जरवल होते हुए लखनऊ से जोड़ा जाए और जब तक जरवल होकर नहीं जोड़ा जा रहा है तब तक जो जुजले से बहराइच से गोंडा जो बड़ी लाइन हुई है, इस पे हमें ट्रेनें गोरखपुर और बनारस जगह के लिए तो दी जा सकती हैं, इंटरसिटी दी जा सकती हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जो ट्रेनें गोंडा तक आ रही हैं उनको बहराइच लाया जाए और बहराइच से उनको चलाया जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, हमारी जो बस की सुविधा है वो भी आए दिन टूट जाती है। संजय सेतु काफ़ी जर्जर हो चुका है और आए दिन वो खराब रहता है, 82 का बना हुआ है। तो कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या बहराइच के पिछड़ेपन के लिए है और सिंगल पुल वही है, सिंगल पुल वही मौजूद, जीवन रेखा वही है। दो बड़े जिलों को छोड़ दीजिए सर, आपका ये पूरा बलरामपुर, श्रावस्ती, सारा ट्रैफिक उसी से मूव करता है। हाँ, सारा ट्रैफिक उसी से मूव करता है जी। और बहराइच में स्वास्थ्य सेवा भी बड़ी खराब स्थिति है। जी जी। इस मेडिकल कॉलेज आ जाने से कुछ है, मेडिकल कॉलेज आ जाने से मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ बहराइच की स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ गई हैं। ये तो अजीब बात बोले सर। क्योंकि मैं समाज के क्षेत्र में रहता हूँ, 24 घंटा मेरा फ़ोन खुला रहता है। जब भी किसी को आवश्यकता होती है मैं पहुँच जाता हूँ, उसको लेके अस्पताल जाता हूँ और अस्पताल में बहराइच की इमरजेंसी जाता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। मतलब जब मेडिकल कॉलेज नहीं था तब मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं मिलते हैं और वहाँ जाते ही तुरंत वो रिफ़र कर देते हैं लखनऊ के लिए, बगैर ट्रीटमेंट या थोड़ा बहुत प्राइमरी ट्रीटमेंट देके लखनऊ में। और हमारे कई साथियों को हमने इस 1 साल में खोया है। मिनिमम 3 घंटे जब आप पूरा फ्लो में जाएंगे विदाउट एनी ट्रैफिक, आपको पहुंचने में लगेगा लखनऊ। जी जी। 3 घंटे तो बहुत, 3 घंटे बहुत। ट्रामा सेंटर जहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उसमें ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ होता है। तो ये तो सर बहुत ही दुखद बात है कि इस तरीके की जो समस्याएं सर, इनके समाधान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे शासन प्रशासन या फिर? अब इसके लिए हम बहराइच की विधायिका और सांसद जी से लगातार कहते रहते हैं जी जी। और जन समस्याओं को उठाते भी रहते हैं जी। और अभी तो हमने कहा कि जो इन जन समस्याओं को हल करेगा हम लोग उसी के साथ रहा करेंगे। जी जी। और ये पार्टी से कोई मतलब, पार्टी से हमें जो हमारी जन समस्याओं को उठाएगा और हल कराएगा। रेलवे लाइन का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, ये तो जीवन रेखा का मुद्दा सही। हमने यहाँ के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे भी एक अनुरोध IMA बहराइच से भी किया था कि आप दिन में तो अपने मरीजों को देखते हैं, लेकिन रात में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो दरवाजे नहीं खुलते हैं। तो इसके लिए कम से कम एक डॉक्टर एक दिन अगर बैठ जाए तो 30 दिन में एक का ही नंबर आएगा। एक रात अगर वो जग लें तो बहुत से मरीजों की समस्याओं का हल हो सकता है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, कितने उदार और कितने महान विचार सर के हैं कि शिक्षा के साथ साथ निजी जीवन में सेवा का भी कार्य कितनी ईमानदारी और सद्दत से कर रहे हैं। अब एक बार फिर मैं सर इंटरव्यू के लास्ट में लाना चाहूँगा शिक्षा वाले विषय पर ही। जी जी। क्योंकि वो अपने हाथ में जिस पे हम कुछ कर सकते हैं, ये सब बातें हम जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन शासन से कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा में हम एक बार आना चाहेंगे इस विषय के साथ कि विज्ञान विषय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में संस्कार का किस प्रकार से उद्भव व जन्म या प्रतिपादन किया जाए, जिससे कि एक साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट भी एक बेहतरीन इंसान बन सके, न कि केवल एक रोबोट। अब जैसे एक बात हम हर बार अपने लेक्चर में कहा करते हैं कि आजकल लोग अपनी पत्नी और अपने बच्चे तक ही सीमित रह जाते हैं। मेरा ये कहना रहता है कि हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों को भाई बहन माने, और जब उनको हम भाई बहन मानेंगे तो हम उनको सारी चीज़ें सिखाएंगे। हम जब अपने क्लास में जाते हैं
तो हम कम से कम 40 मिनट के लेक्चर में 5 मिनट मॉरल के बारे में बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी बातें बताते हैं। और भी लोग बताते होंगे, लेकिन हमको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है कि बच्चे किस तरह से संस्कारी बने। जी, माँ बाप की भी बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। माँ बाप के साथ बच्चे काफ़ी समय रहते हैं, तो ये हमें लगता है माँ बाप की जिम्मेदारी तो है ही है, ज़्यादा जरूरी है, समझना होगा इन चीज़ों को। और सर, इस इंटरव्यू के लास्ट में, गुफ्तगू के लास्ट में, यदि आप कोई मैसेज, कोई इस तरीके की बात हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो सर मैं स्वागत करूंगा। अब 2 क्षेत्रों में हम जुड़े हुए हैं, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक समाज के क्षेत्र में, तो दोनों में हम कहना चाहेंगे। पहली, शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि जॉब्स की कमी नहीं है, हमें मेहनत करनी है, और रसायन विज्ञान में तो जॉब की कतई कमी नहीं है। जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा, और मेहनत का कोई छोटा विकल्प भी नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है। अनूप जलोटा जी ने एक बार इंटरव्यू हो रहा था, मैं सुन रहा था, जो बड़े भजन गायक हैं, उन्होंने एक बात कही कि हम जितनी मेहनत करके शिखर पे पहुंचेंगे उतनी देर तक शिखर पे टिके रहेंगे, और जितनी जल्दी हम कूद के शिखर पे पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी हम गिर जाएंगे। तो हमें मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, डाउनफॉल जल्दी होगा। तो मेहनत हमको बहुत ज़्यादा करनी है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करेंगे तो रोजी रोटी मिलेगी। हम 2 बच्चों का नाम लेंगे यहाँ पे, एक आशुतोष श्रीवास्तव हमारे पास BSc 1 से MSc फाइनल तक पढ़े, और एक जनरल सामान्य बच्चे के रूप में आए थे, शायद कार्बन की वैलेंसी वो भी नहीं जानते थे, और उनको MSc करने के बाद में कोई जॉब नहीं मिली। उन्होंने अपनी कोचिंग फर्रुखाबाद में खोल रखी है, और 1.5 लाख रुपए पर मंथ वो अपनी कोचिंग से कमा रहे हैं, सैलरी पर्सन से बेहतर कमा रहे हैं। इसी तरह एक संदीप गोस्वामी लड़का है, वो भी हमारे यहाँ से MSc करके गया, बिल्कुल गांव से आया था इंटीरियर से, और लखनऊ के अंदर बैठ के जो है 60-70 हज़ार रुपये जो है अपनी कोचिंग अपने बलबूते पे कमा रहा है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ इन लोगों ने कई लोगों को रोजगार दिया। एक नाम और लेंगे, हंसू परवा, यहाँ पे एक जगह है प्रयागपुर के पास में, वहाँ पे एक है चंद्रदेव पांडे जी, जिस साल मैं बहराइच आया था 2012 में हमारे पास आए थे, और यहीं से शिक्षा ग्रहण की, और हमारे हिसाब से वो आजकल पूरे भारतवर्ष में रसायन विज्ञान के नेट की तैयारी कराने वाले बच्चों के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। उन्होंने दिल्ली में अपनी कोचिंग चलाई, खूब अच्छी चली, लखनऊ में चलाई, खूब अच्छी चली। अब वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधानी के चुनाव में इस बार प्रत्याशी हैं। तो सर, आप शुभकामनाएं उन्हें दीजिए। हमें आ रही उनकी शुभकामनाएं है कि वो जीतें, और जो हम लोगों का सपना है उसके अनुसार उस ग्राम को बनाएं। आदर्श गांव, गांधी जी का गांव, जो कि आत्मा, जिसमें देश की आत्मा बसती है, उसको बनाएं, और पूरे देश में एक मॉडल के रूप में विकसित करें, क्योंकि काम की कमी नहीं है, बशर्ते आपकी काम करने की सर इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हम जो समाज की बात कहेंगे तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे मित्र अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, और साथ में जी, और बहुत ही लोग हैं। कल भी हम लोग काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे। बहराइच के इतिहास को विजुलाइज करने के एक प्रोजेक्ट पे हम लोग ने कल बातचीत की कि उसको लिखवाया जाए, फिर उसको चित्रों की सहायता से किया जाए। तो ये जो हम लोग समाज को अपना समय या समाज को अपना धन देते हैं, ये हम कोई समाज पे उपकार नहीं कर रहे हैं। ये समाज का हमारे ऊपर हक है, हमारे समय पर भी हक है और हमारे धन पे भी हक है। तो जितना भी हम समय है कुछ ना कुछ ज़रूर निकालें, समाज को दें अपने जो है, और अपना पैसा भी जो भी हो सके कम से कम उसको खर्च करें, जिससे कि समाज भी हमारा बेहतर बन सके। जनप्रतिनिधियों से फिर कहना चाहेंगे बहराइच के कि बहराइच की समस्याएं सबको पता है, किसी से छुपी हुई नहीं है। उन समस्याओं को अपने संज्ञान में लीजिए, उन समस्याओं को हल कराइए, और स्वच्छ, सुंदर, विकसित, शिक्षित, रोजगार युक्त बहराइच का निर्माण करने में हम लोगों का सहयोग करिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी काफ़ी प्रेरणा हमको भी आपकी बातों से मिल रही है। अब जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां शुरू में सुनाई थी आप लोगों के, उसका आशय अब आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सर लोग दिया जला रहे हैं कि आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। तो इस बहराइच जैसे स्थान पे
कि घनी दोपहरी में भी अंधियारा है और उस अंधियारे को मिटाने के लिए हमारे सर, इनकी पूरी टीम एक दीपक की तरह जल रही है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक दीपक एक दिन दैदीप्यमान होगा और एक नए सूरज के रूप में ख्याति प्राप्त होगा और सर के सपनों का बहराइच निश्चित रूप से जमीन पर अवतरित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी सर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए और इस उम्मीद के साथ कि सर दोबारा हमको कभी मौका दें, और यदि आपके मैं किसी काम के आया तो ये भी मेरा सौभाग्य होगा। और मैं रसल रघुवंशी अलविदा कहता हूँ अपने इस वीडियो के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आपसे अनुरोध है, यदि मेरे प्रयास, मेरे द्वारा किए गए एफर्ट आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सकारात्मकता के प्रसार में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।